देखो फर्स्ट टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ये सिंपल है लेकिन आ जाता है तो इसलिए डाला हुआ है टेस्ट पेपर में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कह रहा है कि यदि हम कुछ कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ दें, 3 कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, और फिर उनको पैरेलल में जोड़ दें, पैरेलल सीरीज़ में जोड़ दें, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो डेरिवेशन है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा। तो इसके लिए देखो सिंपल है, तो ये मैंने फ़ोटो है, मैं इसी से समझा रहा हूँ। जैसे ये समझो कि तीनों कैपेसिटर पहले हमने कैसे जोड़े, हमने जोड़ दिए पैरेलली। अगर कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ते हैं ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ याद रखनी है कि पैरेलली अगर मैंने कैपेसिटर जोड़े हैं तो उनका जो पोटेंशियल होगा तीनों का सेम होगा। क्योंकि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है, पोटेंशियल कैलकुलेट करता है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या होगा, कोई भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो उसके अगर मैं पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाऊं, किसी भी रजिस्टर के या कैपेसिटर के पैरेलल में लगाऊं, तो वो उसकी वोल्टेज बताएगा। तो देखो पहले कैपेसिटर के पैरेलल में ये वोल्ट मीटर है, दूसरे के भी पैरेलल में यही है, और तीसरे के भी। तो इसका मतलब 1 वोल्ट मीटर लगा रहा है तो तीनों रीडिंग तीनों के लिए सेम शो करेगा। तो लर्न करना है कि पैरेलली में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन कैपेसिटेंस जो इसका दे रखा है, पहले का C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3, और चार्जेस जो हैं वो भी डिफरेंट स्टोर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ूंगा एक बैटरी से, है ना, इसको मैं एक जो बैटरी से जोड़ देता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको बैटरी से जोड़ा तो बैटरी के द्वारा यहाँ से करंट निकलेगा, और ये करंट अब क्या करेगा, कुछ करंट जो है इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब कुछ करंट जो होगा ऊपर जाएगा, कुछ करंट है नीचे जाएगा। तो करंट जो है ये I1 चला गया और ये I2 चला गया, और फिर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। ये I1 करंट जा रहा है तो I1 में से कुछ करंट इधर चले जाएगा और बाकी इधर, मान लो इधर चला गया I3, तो यहाँ कितना जाएगा, I1 माइनस I3। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट कैपेसिटर से जो करंट है वो डिफरेंट जाएगा, जिसके कारण उसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए चार्ज स्टोर जो यहाँ पे लिखा है इसमें पहले में Q1 Q2 Q3, तो क्या चीज़ इसमें जो होगी वो अलग अलग होगी। Q1 Q2 अलग है क्योंकि करंट तीनों में लग जा रहा है। तो नेट जो चार्ज होगा Q, वो बैटरी से ही निकला होगा, क्योंकि चार्ज जो करंट होता है वो क्या होता है, dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अगर करंट बैटरी से निकला है, इसका मतलब चार्ज बैटरी से निकला है, तो नेट चार्ज क्यों निकला है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहले में C1 में Q1 चला गया पहले कैपेसिटर में, दूसरे में Q2 और तीसरे में Q3। तो यही यहाँ पे लिखा है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू C भी होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, ध्यान रखना, दो जो प्लेट है ना, दो प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो यदि मैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर की मल्टीप्लाई करूं तो चार्ज आ जाएगा। तो Q क्या हो गया, Q हो गया नेट जो चार्ज है इन पे। तो टोटल C हो गया C इक्विवेलेंट, ये C इक्विवेलेंट क्या है, तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये V हो गया जो बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहले के लिए क्या होगा, C1V, क्योंकि V तो सबके लिए सेम है, पैरेलली पोटेंशियल सेम होता है। दूसरे के लिए Q2 क्या हो जाएगा, C2V, और ये C3V। देखो तीनों में क्या कॉमन है, V, तो V कॉमन ले लिया, तो V कॉमन ले लिया, तो C इक्विवेलेंट V इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, और V से V कट गया तो C इक्विवेलेंट आ गया ये। तो पैरेलल में ऐसे होता है। और ये इसको याद कैसे रखेंगे, याद ये रखना है कि हमने एक बनाया पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, बैटरी से निकला करंट, करंट मतलब कि चार्ज का फ्लो हो गया। अब ये करंट को 3 पार्ट दिखे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो कुछ करंट इधर गया होगा I1, कुछ करंट इधर गया होगा, कुछ करंट इधर। और अगर कैपेसिटर से अलग अलग करंट जा रहा है तो चार्ज भी स्टोर अलग अलग होगा, इसमें Q1 हो गया, इसमें Q2 हो गया, इसमें Q3, लेकिन सारा चार्ज किसने फ्लो कराया, बैटरी ने। तो बैटरी का जो टोटल चार्ज निकला है वही तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो जाए। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और फिर क्या किया, Q इज इक्वल टू CV, तो C1V, पोटेंशियल तो तीनों पे सेम है पैरेलली, C2V और C3V। और ये Q क्या है, ये Q है इन तीनों के बदले अगर मैं एक ही कैपेसिटर लगाता तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता, तो Q इज इक्वल टू CV, और फिर हमने इससे कर लिया। इसी तरह अगर सीरीज़ में होगा, किस में होगा, सीरीज़ में, तो सीरीज़ वाला देखो नीचे है, अगर तीनों को सीरीज़ में जोड़ देंगे तो अब यहाँ पे ये जो V है ना, V पोटेंशियल, मान लो कि इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है
और बैटरी का पोटेंशियल V है। तो यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ये करंट I निकल रहा है, ये I गया और इधर कौन सा गया करंट I, और I करंट पहले कैपेसिटर में गया, फिर दूसरे में गया और फिर तीसरे में। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में तो चार्ज जो स्टोर होगा वो भी सेम होगा। और इसमें दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में है, जैसे ये तीनों कैपेसिटर कैसे हैं सीरीज़ में, तो जो चार्ज स्टोर होगा तीनों पे सेम होगा क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस पे क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू होगा, इस पे। और इन तीनों के बदले जो नेट इक्विवेलेंट चार्ज स्टोर होगा वो भी किसके होगा, क्यू के बराबर ही होगा। तो ये पहली बात। ये दूसरी बात याद रखेंगे तभी जाके हम सवाल कर पाएंगे। तो इफ़ वी कनेक्टेड 3 कैपेसिटर इन सीरीज, तो जो चार्ज स्टोर होगा ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, क्यू क्यू क्यू। और नेट इक्विवेलेंट जो चार्ज होगा, मतलब इन तीनों कैपेसिटर के बजाय इन तीनों का जितना कैपेसिटेंस है, अगर वो वाला कैपेसिटर एक ही में लगाता तो इन तीनों कैपेसिटर के बदले एक ही कैपेसिटर लगाऊं तो इक्विवेलेंट जो चार्ज होगा वो भी क्यू ही होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट चार्ज भी क्यू होगा और प्रत्येक पे भी क्यू होगा। ये बात अगर हम याद रखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक बात दूसरी याद रखनी है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता था बट सीरीज में पोटेंशियल अलग, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगेगा जो इसका पोटेंशियल निकालेगा, दूसरा इसका निकालेगा और तीसरा इसका निकालेगा। तो तीनों के पोटेंशियल अलग है, V1 V2 V3। जो चीज़ अलग है, और ये किसने प्रोवाइड किया, बैटरी ने। बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उसी के कारण पहले कैपेसिटर को V1 मिला, दूसरे को V2 और तीसरे को V3। चार्ज अनइक्वल थे तो Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पोटेंशियल अनइक्वल है तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर उसी तरह से Q इजिकल टू CV से, Q इजिकल टू CV से V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा Q/C, वो यहाँ पे रख दी वैल्यू। फिर V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा Q1/C1। लेकिन हमें पता है सीरीज़ में चार्ज सेम होगा, Q1 पहले पे Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3 और सब के सब सेम है तो उसको Q मान लिया, तो Q/C1 ये हो जाएगा Q/C2, ये Q/C3। अब तीनों से क्या किया, Q कॉमन ले लिया, तो Q कॉमन ले लिया और यहाँ भी Q है तो Q से Q कट गया, तो क्या आ गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट भी था। दूसरा पार्ट ये है, ये वाला पार्ट इसी के नीचे करते हैं। तो ये दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है, ये सर्किट है, इसमें एक लगा हुआ है ये 12 माइक्रोफेरेड का, एक 20 माइक्रोफेरेड का और 4 माइक्रोफेरेड का। और 4 माइक्रोफेरेड में जो चार्ज स्टोर है वो 16 माइक्रोकुलाम है, इसका दे दिया। तो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर 12। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब एनर्जी कैसे स्टोर होगी भाई, क्योंकि जो ये 12 वाला है ना, इसको मैं बना रहा हूँ। अब क्या होगा कि इस बैटरी से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये वाली प्लेट चार्ज हो जाएगी। मान लो ये प्लस Q चार्ज हो गई, जितना कैपेसिटर की पहली प्लेट चार्ज होती है उतना ही दूसरी होती है, लेकिन अपोजिट साइन -Q। तो ये प्लस Q हो गई ये वाली प्लेट, और ये वाली -Q हो गई। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो बता रहा है कि 12 माइक्रोफेरेड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पूछ रहा है हमसे। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है 1/2 CV²। ये याद रखना है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर वो क्या होगा 1/2 CV²। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है 1/2, इसको मैं CV/V लिख लूँ, और मुझे पता है Q इजिकल टू CV होता है, तो इस CV की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, Q। तो ये हो जाएगा 1/2 CV की जगह मैंने लिख दिया Q/V। तो 1/2 Q/V जो है एनर्जी स्टोर है। एक फॉर्मूला और बन सकता है, अभी इसको देखते हैं, 1/2 CV² और 1/2 QV। अब एक बात समझो, यहाँ से जो करंट गया ये इसमें गया, फिर इसके बाद करंट डिवाइड हो गया, कुछ करंट इसमें गया कुछ करंट इसमें गया, और दोनों कैपेसिटर में अलग अलग करंट जा रहा है। तो इसका मतलब ये पैरेलली है, या फिर पैरेलली को ऐसे भी जज कर सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर की पहली प्लेट का कॉमन पॉइंट ये और दूसरी प्लेट का कॉमन पॉइंट ये। तो ये कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलली कनेक्ट है। और पैरेलली अगर कनेक्ट होंगे तो इनमें क्या चीज़ सेम होगी, पोटेंशियल। तो जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना इसका पोटेंशियल। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकाल लूँ 4 माइक्रोफेरेड का, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना फॉर्मूला Q इजिकल टू है मेरे पे CV, और जो 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसका मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो V को अकेला कर लूँ तो हो जाएगा Q/C। तो Q क्या है, Q तो उसने दे रखा है 16 माइक्रोकुलाम है ना, ये तो कुलाम है, और माइक्रोफेरेड, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 4 बन जा 4। तो पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया 4 कुलाम पर फेरेड, या फिर बोल सकते 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल 4 वोल्ट आ गया। तो इस पे अगर 4 वोल्ट है, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाया,
Q इजिकल टू सी वी, तो V इजिकल टू Q बाय सी। Q दे रखा है 16 और C दे रखा है 4, 16/4 किया तो इसका आ गया पोटेंशियल 4। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, अगर इसका 4 है तो भाइयों इसका भी क्या होगा 4, दोनों का पोटेंशियल हो गया सेम। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो टोटल ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इन दोनों को मिल गया 4, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 8 वोल्ट, इसको मिलेगा 8 वोल्ट। तो मुझे इसका एक तो कैपेसिटेंस पता चल गया और एक इसका पोटेंशियल पता चल गया, मतलब कि C की वैल्यू है 12 और पोटेंशियल जो है वो आ गया 8। और मुझे अगर एनर्जी स्टोर बतानी है तो मेरे पास दो फॉर्मूले, एक हाफ CV² और एक हाफ QV, हाफ CV और हाफ QV। तो अभी मैं अगर देखूं तो मेरे पास Q तो नहीं है ना, Q नहीं है और मेरे पास V आ गया है। तो CV² का अगर मैं लगा दूं तो ये वाला फॉर्मूला जचेगा ना, इसमें सूट करेगा, हो जाएगा इससे। तो 1 मिनट, तो एनर्जी स्टोर का लगाते हैं हाफ CV², तो 1/2। कैपेसिटेंस कितना है इसका, कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफेरेड है, तो 10⁻⁻6 से कर दिया। और V कितना निकाला, V तो अभी निकाला ना हमने 8, तो 8 × 8, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा जूल में। तो कहने का मतलब ये दोनों फॉर्मूले क्यों बताएं कि भाई जो हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है, अगर C और V दिया है तो इससे लगाएंगे, QV दिया है तो इससे लगाएंगे। हेलो, ये दूसरी PDF जो टेस्ट पेपर था वो वाली PDF के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पहली के ऑलमोस्ट सब सारे के सारे हो गए। तो दूसरी PDF जो है टेस्ट की, उसमें पहला क्वेश्चन है ये ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसे करने से पहले एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है इसमें नहीं है लेकिन उनका यूज़ होता है डेरिवेशंस में और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो पहला इसको करेंगे, पहले इससे पहले हम कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसे देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है, ये बताता है कि कोई वायर है और उस वायर में करंट बह रहा है, तो अगर किसी वायर में करंट बह रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इस वायर के अराउंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P है, इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बताएगा कौन, वो एम्पियर सर्किटल लॉ बताएगा। अच्छा, एक बायो सेवर्ट लॉ भी है, बायो सेवर्ट लॉ भी बताता है, लेकिन एम्पियर लॉ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सोलोनॉइड, जैसे तार को ऐसे कॉइल कर दिया किसी सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर, तो ये क्या बन गया सोलोनॉइड। या कोई थिक वायर है, तो अगर कोई थिक वायर है, सोलोनॉइड है, उसके अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसे बताने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगता है। अभी बायो सेवर्ट भी पढ़ेंगे, पहले एम्पियर सर्किटल लॉ देखते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लगेगा, एम्पियर ने बोला है कि कोई भी वायर होगा उसके अराउंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है तो पहले क्लोज लूप लेना पड़ेगा। क्लोज लूप किसी भी शेप का हो सकता है, अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम सिमेट्रिकल क्लोज लूप लेंगे, जैसे स्क्वायर या फिर सर्कल। तो और वो जो क्लोज लूप होगा ना, वो उस पॉइंट पर से पास होना चाहिए जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये मैंने क्लोज लूप बनाया सर्कुलर। अब ये है क्या, तो ये है, पहले उसका जो पूरा फॉर्मूला है एम्पियर सर्किटल लॉ वो लिख लेते हैं। तो B.dl इक्वल टू μ0 इंटू आई नेट। तो यहाँ पे B.dl का मतलब क्या है, B.dl का मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस वायर में I करंट बह रहा है और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वो P पॉइंट लूप पे लाई कर रहा है, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वैसे ही इसके बगल में जो दूसरा पॉइंट होगा वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस पूरे लूप में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सभी मैग्नेटिक फील्ड का सम कर दूँ तो उसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन मतलब ये जो लूप है, ये लूप एक लाइन ही है, अगर सीधा करते हैं तो किसी लाइन पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उस सब का सम कर दें तो उसको जोड़ने को ही हम ये लिख रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, μ0 टाइम आई नेट, ठीक हो गई बात। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसमें आई नेट, अगर इसमें दो वायर हैं और दोनों में करंट, लूप के अंदर दो वायर है, दोनों में करंट जो है एक ही डायरेक्शन में, तो पहले में I1 दूसरे में I2, तो आई नेट I1 प्लस I2 होगा। लेकिन अगर ये एक लूप है, एम्पियर लूप हमने बनाया और इसके अंदर दो वायर हैं और एक में करंट है ऊपर और एक में नीचे है, मान लो I1 है 5 एम्पियर और I2 है 3 एम्पियर, तो हम जो नेट करंट लेंगे आई नेट, वो लेंगे I1 माइनस I2,
ठीक है। तो ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये ध्यान रखना है। और इसको अगर लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन इसकी आएगी तो यही फॉर्मूले से, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है। अब इस लॉ का छोटा सा प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ, तो ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसी डायग्राम में कर रहे हैं। तो ये करंट ऊपर की डायरेक्शन में, और इससे इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएल। डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट है। ठीक है, ये लाइन एलिमेंट है, मतलब उस लूप का छोटा सा भाग है, वो मैंने ले लिया। तो उस भाग पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए ये भी याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में करंट में वायर बह रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, और जो सीधे हाथ के अंगूठे को रखो, और उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसे पकड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। और जो डीएल है उसका भी डायरेक्शन लेनी पड़ती है, लूप की भी डायरेक्शन होगी। तो डीएल जो छोटा सा लाइन एलिमेंट है, छोटा सा लूप का जो एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। लूप में जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे उस डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन, जैसे इस लूप में देखो ऐसे भी हम घूम सकते हैं, या फिर इस लूप में ऐसे भी घूम सकते हैं। तो जिस लूप में जिस डायरेक्शन में हम घूम के चलेंगे वही डीएल की डायरेक्शन होगी, और वैसे इसको लेंगे कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में चल के लूप की डायरेक्शन को लेंगे। समझ में आई बात। तो अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ। इसके लिए जो बेसिक कंडीशन थी हमने समझ ली कि एक वायर है, उससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, और पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनसाइड है, और उस छोटा सा जो डीएल पार्ट है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ली है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। तो ये हो गया, तो ये लिखा है बी डॉट डी एल। इसके लिए देखो ये एक चीज़ है कि अगर स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, उसके पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है बी इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो देखो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर से इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो मैं लगा रहा हूँ इसमें बी की वैल्यू रख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और ये डी एल। और जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो कॉस थीटा भी लगेगा, और थीटा क्या है, लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो मतलब 0। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr डी एल। अब जो चीज़ कांस्टेंट होगी उसे बाहर ले लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है जो वेरिएबल होता है। तो क्या म्यू नॉट जो है परमिबिलिटी है कांस्टेंट, आई जो है नेट जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, और अपॉन में 2πr, ये सब जो कांस्टेंट हो, क्या आ गया डीएल। और डीएल का इंटीग्रेशन होगा, डीएल क्या था, छोटा सा ये लूप का पार्ट था। अगर छोटे छोटे ऐसे लूप के पार्ट लूँगा तो पूरा जो सर्कुलर है उसकी लेंथ, सर्कुलर जो लूप है उसकी लेंथ आ जाएगी, और सर्कल की लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो डीएल छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन करूँगा तो पूरा लूप का लंबाई आ जाएगी, जो कि म्यू नॉट आई 2πr, और इनटू जो लूप की लेंथ होती है वो सरकमफ्रेंस है जो कि 2πr। 2πr से 2πr तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई। तो देखो ये छोटा सा लूप हो गया, इसमें एक ये फॉर्मूला हमारे को याद रखना है, इसका डेरिवेशन भी मैंने करवा रखा है क्लास में। तो अगर स्ट्रेट वायर होगा, स्ट्रेट वायर में करंट बह रहा होगा, तो उससे आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो होगा बी इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट कैरी होना चाहिए तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक हमने सिलेंड्रिकल पाइप लिया, और उस सिलेंड्रिकल पाइप में हमने कॉइलिंग कर दी, मतलब तारों को ऐसे लपेट दिया इस तरह से, और ये जो तार लपेटे गए हैं ये इंसुलेटेड वायर होने चाहिए। इंसुलेटेड मतलब इनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होनी चाहिए। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, अगर पूछ लिया गया तो, कि प्लास्टिक की कोटिंग अगर ना हो, इनको छील दिया जाए और फिर लपेटा जाए तो नंबर ऑफ़ टर्न काउंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये छील दिए जाएंगे तो ये आपस में जो हो जाएंगे शॉर्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और चिपकने के कारण ये पूरा एक ही तार काउंट किया जाएगा, थिक वायर हो जाएगा बस। ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड होता है कि अगर हम एक प्लास्टिक के पाइप पर जो सिलेंड्रिकल शेप है उस पे तारों को ऐसे लपेट दें इंसुलेशन के साथ, तो वो कहलाएगा सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है उसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं, और इस डेरिवेशन का यूज़ भी होगा दूसरे आगे जो डेरिवेशंस हैं, जो मैंने PYQ के जो टेस्ट सीरीज़ ले रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे।
तो इसके लिए देखो कि करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में। मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इसको एक बैटरी से जोड़ा हुआ है और बैटरी से यहाँ से करंट निकला, तो करंट ये गया ये ऐसे, मतलब ये आगे वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, आगे वाले पार्ट से ऊपर और जो पीछे वाला पार्ट होगा उससे नीचे। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना सोलेनॉइड के अंदर ही होती है, आउटवर्ड नहीं होती। तो आउटवर्ड क्यों नहीं होती, इसको अगर देखें तो इसको मैं एक अलग से बना रहा हूँ, इस समझो, थोड़ा इसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो देखो ऊपर जो है करंट जब जा रहा है ये ऐसे, तो करंट अगर जा रहा है तो यहाँ पे करंट अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ अगर करंट है तो मैं इसे क्रॉस से दिखा रहा हूँ। तो सोलेनॉइड के ऊपर वाले पार्ट पर हर जगह पे करंट अंदर की तरफ है और नीचे से देखो, नीचे से करंट बाहर निकल रहा है तो नीचे से करंट क्या होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं और इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं। और अगर हमें एक चीज़ याद हो कि करंट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखें और उंगलियां घुमाएं, अंगूठा रखेंगे करंट की डायरेक्शन। तो ऊपर देखो, ऊपर जो है करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है इनसाइड द पेपर। तो इस यहाँ पे हम अंगूठे को रखें और सीधे हाथ की उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर लूँगी, बंद होगी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो अगर दो ऊपर वालों वायर को इधर देखो, तो ये इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम वायर है और सेम वायर में सेम करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड उतनी अपवर्ड, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। ऐसी ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल होती जाएगी। और नीचे अगर देखें, नीचे देखो करंट जो है वो आउटवर्ड है, डॉट क्या बता रहा है, डॉट बता रहा है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए इसको करके देखना तुम, ठीक है, इसमें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्लास में हमने किया हुआ है। तो अंगूठे को, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में बाहर की तरफ और उंगलियां को बंद करो। कर्ल जहाँ उंगलियां घूमेंगी, जहाँ कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर था क्लॉकवाइज। तो इसके बगल में भी ये क्या होगा, ये भी ऐसी होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे जाएगी। तो एक वायर और दूसरे वायर का जो क्रॉस सेक्शन हमने लिया है उसको देखें, तो ये इसमें जा रही है मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो इस सब की भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी कैंसिल। थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होगी और वो इतनी कम होगी तो बाहर हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बिल्कुल जीरो तो नहीं होती, लेकिन बीच में तो कैंसिल हो गई। इधर पार्ट पे देखो, यहाँ पे कैंसिल हो गई, थोड़ी थोड़ी इधर होगी, तो वो बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसलिए हम ये मानते हैं कि बाहर जो होगी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड कंप्लीटली जीरो, ठीक है। तो ये थोड़ा डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हम डायरेक्टली ये यूज़ करेंगे कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मैंने पहले ही समझा दिया। अब देखो ड्राइव करते हैं कि इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन निकाल लेता हूँ कि अगर इस लूप में जो करंट है सोलेनॉइड में अपवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी। ये राइट हैंड स्क्रू रूल है जिसमें करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घूमती हैं, राइट हैंड की कर्ल होती हैं और अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये ऐसे आ रही है, तो अगर बना के तुम देखोगे तो कुछ इस तरह से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ से आउटवर्ड है और यहाँ से इनवर्ड है, ठीक है, क्लास में हमने किया हुआ, इसे करके देखना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही आ रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इस पी पॉइंट पे। थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, मान लो ये जो पी पॉइंट है ये वाला, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक हमें एम्पियरन लूप लेना पड़ेगा, इमेजिनरी लूप जो इस पॉइंट से जाए। तो मैं ले रहा हूँ एक स्क्वायर शेप का, कैसा भी ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो तो ऐसा स्क्वायर शेप का ले रहा हूँ। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ऐसे इधर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और मैंने पी पॉइंट ले लिया। अब इस लूप को मैं नाम देता हूँ, ये हो गया इसका नाम एक्स वाई जेड डब्लू, ये हो गया एक्स वाई जेड डब्लू, ठीक है। अब लूप की भी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और लूप की डायरेक्शन हम ऐसे भी ले सकते हैं, अभी हमने समझा, और ऐसे भी, लेकिन कौन सी कंसिडर करेंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो लूप की डायरेक्शन में रहा हूँ ये जेड डब्लू एक्स वाई, ये वाली लूप की डायरेक्शन ले ली। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं। तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, ठीक है। और ये जो सर्कल लगा है किसके लिए, कि ये जो क्लोज लूप है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लोज लूप को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि एक पार्ट ये हो गया डब्लू जेड, एक पार्ट डब्लू जेड है, एक पार्ट दूसरा है ये है डब्लू एक्स, फिर तीसरा पार्ट है यह है एक्स वाई, फिर चौथा पार्ट है वाई जेड। तो अब मैं इसका बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो बी डॉट डी एल कौन से पोर्शन के लिए, पहला पोर्शन हो गया जेड डब्लू प्लस, अब यहाँ पे मैं सर्कल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये सर्कल क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो क्लोज जब होगा, क्लोज लूप का इंटीग्रेशन करना तब। अब ये तो छोटे छोटे पोर्शन है उसके, तो इसलिए फिर ये हो गया जेड से डब्लू, तो इसमें नहीं लगाऊंगा ऐसे सर्कल। फिर हो गया डब्लू से एक्स, जेड से डब्लू, फिर डब्लू से एक्स, इसमें भी बी डॉट डी एल। फिर इसके बाद ये एक्स से वाई, एक्स से वाई, इसमें भी बी डॉट डी एल। और फिर वाई से जेड, वाई से जेड, इसमें भी क्या होगा बी डॉट डी एल। अब एक बात समझते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डी एल की डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि बी डॉट डी एल का जब मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा के लिए थीटा पता होना चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है, और लूप भी हमने उसी डायरेक्शन में लिया है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पे देखो इस वाले में डब्ल्यू एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और लूप की डायरेक्शन है ये, तो थीटा हो गया कितना 90 डिग्री। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ और लूप ऐसे लिया हुआ है, तो थीटा हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। इस वाले में देखो वाई जेड पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अभी भी यही डायरेक्शन है, लेकिन लूप की डायरेक्शन है नीचे, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 90। अब यही मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो जेड डब्लू के लिए बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस कितना हो गया इसके लिए 0, तो कॉस 0 प्लस डब्लू से एक्स पोर्शन के लिए बी डी एल कॉस, यहाँ के लिए डब्लू से एक्स के लिए हो गया थीटा 90, तो कॉस 90 प्लस एक्स से वाई के लिए बी डी एल कॉस, यहाँ पे हो गया 180 प्लस वाई से जेड के लिए, वाई से जेड के लिए बी डी एल कॉस, देखो वाई से जेड के लिए थीटा कितना 90, तो थीटा हो गया 90। अब इसको देखो ये बी डॉट डी एल कॉस ये तो 0 है, तो ये आ गया बी डॉट डी एल, ये आ गया, और प्लस ये कॉस 90 0, ये कॉस 90 0, और बाहर ये तो आउटसाइड है, एक्स वाई पोर्शन कहाँ है आउटसाइड, और आउटसाइड हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होती है, तो ये 0 हो गई, तो 0 इंटू ये भी बन जाएगा पूरा 0। तो बचा क्या, बचा सिर्फ बी डॉट डी एल, और वो भी कौन से पोर्शन पे, जो डब्लू से एक्स वाला पोर्शन था उस पर। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं जेड से डब्लू वाला। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट जो चीज़ होगी वो बाहर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना इनसाइड द सोलेनोइड वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म होती है। अभी हम इसे लेट कर रहे हैं, अभी फॉर्मूले से भी वही आ जाएगा। तो बी बाहर ले लिया, जेड से डब्लू डी एल। अब जेड से डब्लू देखो हमने छोटा सा पोर्शन लिया है, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे हमने ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो डी एल है ना, इतना पोर्शन लिया है हमने, डी एल लाइन का छोटा सा एलिमेंट, इस लाइन का छोटा सा एलिमेंट ये लिया है। वैसे छोटा सा ये भी होगा, फिर ऐसे ये होगा, इन सबको जोड़ दें तो पूरी लेंथ आ जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पोर्शन को जोड़ना, और पूरी जो लेंथ है इसकी वो लेट कर लो एल लेंथ का है ये स्क्वायर। तो डी एल करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू एल, और इक्वल टू में तो चल रहा था पूरा फॉर्मूला, वो हमने दूसरा पार्ट नहीं लिखा, तो इक्वल टू में चल रहा है, तो इक्वल टू बी एल, अच्छा इसे लिख देता हूँ, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब इतना तो हो गया, अभी हमने आई नेट नहीं निकाला। आई नेट क्या होता है, उस लूप के अंदर जितना करंट है, तो उस लूप के अंदर देखो उस इमेजिनरी लूप के अंदर एक ये टर्न है, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 टर्न में कितना करंट है वो निकालना है। अब ये तो 5 टर्न हमें दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक फॉर्मूला बनाना पड़े तो इसके लिए टर्न डेंसिटी स्मॉल एन क्या होता है, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी समझो कि 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न इन 1 सेंटीमीटर, तो कैसे लिखेंगे इसे, नंबर ऑफ टर्न इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है वो होता है स्मॉल एन। तो जो हमने लूप लिया हुआ है वो तो एल लेंथ का है, तो अगर 1 सेंटीमीटर में एन टर्न है तो एल सेंटीमीटर में कितने होंगे, एन इंटू एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है आई नेट। अब आई नेट क्या होता है, जब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ समझा है तो उस क्लोज लूप के अंदर जितने भी वायर हैं अगर उन सब में एक ही डायरेक्शन में करंट है तो सब ऐड हो जाएगा। तो उसी प्रकार इस क्लोज लूप के अंदर जो एल लेंथ का जो है पार्ट, उसमें टोटल जो टर्न है वो कितने हैं, एन एल है। टोटल टर्न कितने, एन एल। 1 सेंटीमीटर में अगर
n टर्न है तो टोटल l सेंटीमीटर nl टर्न है, तो टोटल हमें टर्न पता चल गए कितने तार हैं, nl तार हैं। और एक तार में अगर I करंट बह रहा है तो nl तार में कितना करंट बहेगा nli। ये बात समझने वाली है भाई। तो अभी जो एम्पेयर सर्किटल लॉ था उसमें आई नेट क्या होगा, उस लूप के अंदर जितने भी तार हैं उन सभी तारों में अगर एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो सभी करंट का हम नेट कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो हमें पता नहीं है उस लूप में, तो हमने अभी निकाल लिया कि 1 सेंटीमीटर में माना जो टर्न है वो n है, तो l सेंटीमीटर कितने होंगे, n इंटू एल। तो टोटल टर्न हो गए उस लूप में nl। और एक टर्न में करंट फ्लो इन वन टर्न में I करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल टर्न कितने nl। जैसे 10 टर्न होते तो 10i, 20 टर्न होते तो 20i, तो nl टर्न में कितना हो जाएगा nli। तो आई नेट हम पे आ गया, आई नेट आ गया nli। अब आई नेट आ गया nli, तो इसमें रखना है मुझे, तो b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट, b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट। और आई नेट की जगह क्या लिखूंगा nli। और देखो l से l कट गया तो b इजिकल टू क्या आ गया, म्यू नॉट ni। तो ये क्या आ गया, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। और ये कांस्टेंट है, देखो म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू याद रखनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁷। और n क्या है, n भी कांस्टेंट है, जो फेरों की संख्या है, टर्न जो हमने लपेटे हैं वो भी कांस्टेंट। और I भी अगर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट इनसाइड द सोलोनॉइड। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसके लिए समझते हैं। एक हमने कॉइल ली, एक वायर लिया और वायर को ऐसे टर्न कर दिया तो ये कॉइल हो गई। ये स्ट्रेट वायर हो गया और कॉइल को घुमा दिया, वायर को घुमा दिया तो उसको हम बोलते हैं कॉइल। तार को घुमा घुमा के रख दिया। अब इसमें करंट आई जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो आई करंट जाएगा और आई करंट निकलेगा, ये आई करंट जा रहा है। तो अगर मैं करंट बढ़ाता हूँ, जितना भी करंट इसमें फ़्लो हो रहा है उसकी मैं वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, तो जब किसी वायर में करंट बहता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ती है इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो जैसी फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, चेंज इन फ्लक्स से क्या होगा, कॉइल में एक ईएमएफ डेवलप होगा और ईएमएफ क्या करेगा, करंट को जनरेट करेगा। तो इस कॉइल में करंट बढ़ा जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या भी बढ़ेगी, जिसको कहेंगे हम चेंज इन फ्लक्स। और फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो उसके कारण क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा एक ईएमएफ होता है d∅dt माइनस लेंज लॉ ने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ। और उस ईएमएफ मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, और इस ईएमएफ के कारण एक करंट जनरेट होगा। ईएमएफ के कारण क्या होगा, एक करंट जो कि E/R है, तो I इजिकल टू E कितना हो जाएगा, माइनस d∅dt और यार, तो ये करंट भी जनरेट होगा। तो इस कॉइल में करंट बढ़ा जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, जिसके कारण इसी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हुआ, और उस ईएमएफ के कारण एक करंट इंड्यूस हुआ। तो सेल्फ में इसी तार में करंट के कारण बढ़ने के कारण इसी तार में एक इंड्यूस ईएमएफ हुआ, तो इसी को हम कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। तो फ्लक्स जो चेंज हुआ वो किस पे निर्भर कर रहा है, आई पे। आई अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, इक्वल टू का लगाऊं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई। तो जो ये एल है ये एल ही कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ क्यों कह रहे हैं, एक ही कॉइल में करंट के बढ़ने से उसी कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ हुआ, और उसी कॉइल में एक करंट डेवलप होगा, जो करंट जिसने उसे प्रोड्यूस किया है ना उसी का अपोज करेगा, लेंज लॉ है ये। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, इंडक्टेंस। भाई समझ रहे हो ना, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर एल को निकाल लूँ कल, तो एल को अकेला करूँ तो फाई अपॉन आई हो जाएगा, एल इजिकल टू फाई अपॉन आई। तो अब एल जो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी एसआई यूनिट देख लो, एसआई यूनिट होगी इसकी हेनरी। और एक सवाल ये आता है कि डेफिनेशन बताइए 1 हेनरी की। डेफिनेशन किसकी बतानी है, 1 हेनरी। तो 1 हेनरी क्या होगा, जब एल इजिकल टू फाई अपॉन आई है ना, जब फाई की वैल्यू 1 हो, वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और आई की वैल्यू भी 1 एम्पियर हो,
तो ये क्या आ जाएगा 1/1 1, तो एल भी आ जाएगा 1। तो क्या बोलेंगे, जब किसी वायर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा जिसके कारण उसमें जो फ्लक्स हो वो 1 वेबर जनरेट हो, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो होगा 1 हेनरी। एक तो ये हो गया। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस की एक दूसरे तरीके से भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे E इजिकल टू रेट ऑफ EMF जो होगा वो नेगेटिव साइन ऑफ d∅/dt होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज EMF। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाई जो है इसका फॉर्मूला बनाया ना हमने LI, तो मैं E इजिकल टू माइनस डी, फाई की जगह रख रहा हूँ LI/dt, और L तो कॉन्स्ट, तो E इजिकल टू माइनस LDI/dt, इजिकल टू माइनस LDI/dt। अब मैं यहाँ से अगर L को अकेला कर लूँ तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, E साइन भी चला गया तो माइनस उधर चला गया, और DI/dt। तो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि यदि DI/dt क्या है, DI है चेंज इन करंट और dt है चेंज इन टाइम। यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज इन करंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि DI/dt को बोलेंगे चेंज इन करंट विद टाइम के साथ अगर करंट चेंज होगा, जैसे कितना हो रहा है 1 एम्पेयर/सेकेंड अगर मैं ले लूँ, तो प्रत्येक 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पेयर करंट चेंज हो रहा है तो जो L होगा, ये अगर 1 हो गया तो L कितना हो गया, E के बराबर, माइनस साइन अभी हटा रहा हूँ, तो L क्या हो गया, E के बराबर। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो EMF जो इंड्यूस हो रहा है उसकी न्यूमेरिकल टर्म के बराबर होगा। तो दो प्रकार से हम डेफिनेशन बता सकते हैं, लेकिन जो पहली वाली है वो 1 हेनरी की है और दूसरी वाली सेल्फ इंडक्टेंस की है। नेक्स्ट है देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ये निकाल रहे हैं, यही क्वेश्चन भी था। तो सबसे पहले क्या बना है, एक सिलेंडर बना लें और इस सिलेंडर में क्या रखें, तारों का टर्न कर दें, लपेटे मार दें तारों के। तो तारों के लपेटे देखो इस तरह से कर दिए, ये तुम लोगों की ड्राइंग अच्छी है तो थोड़ा सुंदर बनाना, ऐसा मेरी तरह मत बना देना गंदा। अब देखो ये इस तरह से है। अब हमें करना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, जिसमें सोलेनॉइड की जो लेंथ है L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जो उस क्वेश्चन में दिया था, लेंथ L क्रॉस सेक्शन एरिया A, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ये। तो अगर राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल करें, उंगलियों को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा बता रहा है इधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक हो गई बात। तो हमें पता है अभी पहले डेरिवेशन में इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो μ0 N I होगी। यहाँ पे N क्या है, टर्न डेंसिटी, N है टर्न डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितने फेरे हैं, कितने टर्न हैं, पर यूनिट लेंथ पे कितने टर्न है, ये हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब मान लो कि 500 टोटल टर्न है और टोटल लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की 50, तो 0 0 काटो, 5 से 10, तो 10 टर्न हो जाएगा, और अपॉन में 50 सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर, तो 10 टर्न प्रत्येक 1 सेंटीमीटर, कट गया तो 1 बचा, तो 10 टर्न प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में है, तो पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, 10, यही कहलाता है स्मॉल n। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये समझाने के लिए करना नहीं है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, B इजिकल टू μ0 की जगह μ0 और जो स्मॉल n है उसकी जगह कैपिटल N/L और I, ये हो गया। तो ये आ गया B। अब एक फॉर्मूला हमारे पे है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। लेकिन अगर ये सोलेनॉइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न तो N और ऐड कर दूंगा। तो अब फ्लक्स में निकाल रहा हूँ, तो फ्लक्स क्या, 1 मिनट, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, N की जगह N, B मैंने ये निकाला हुआ है ना, B की वैल्यू पुट कर रहा हूँ μ0 N/I अपॉन में L, और A की जगह पे A, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा, मतलब थीटा 0 कैसे, क्योंकि जो ये क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल, तो एंगल कितना 0, तो एरिया वेक्टर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ये कॉस 0 हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला फाई इजिकल टू μ0, तो n की n से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया n², और फिर ये एक A और एक I अपॉन में L।
तो ये फाई है। मैं डेरिवेशन क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल निकालना है, एल की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हमें पता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई था, जो सोलोनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस पड़ा है। तो फाई जो है फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। करंट बढ़ रहा था तो फ्लक्स भी बढ़ रहा था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और एल लगाया आई, तो एल क्या आ जाएगा इससे, फाई अपॉन आई। एल आ गया फाई अपॉन आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फाई की वैल्यू निकाली है ना, मैं इसमें रख रहा हूँ। तो एल इजिकल टू फाई की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन में एल और अपॉन में आई। ये एल आ जाएगा नीचे। तो एल इजिकल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई एल आई, आई से आई कट गया, तो एल इजिकल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड का एक फॉर्मूला ये बन गया। देखो इसका फॉर्मूला एक ये भी बना सकता हूँ, एल इजिकल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल है ना। हमें पता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल एन इजिकल टू कैपिटल एन बाय एल। तो अगर मैं यहाँ पे एन स्क्वायर है, नीचे एक एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे एक एल से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी एक एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एल इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल अपॉन में एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एन स्क्वायर के। इसे हम टर्न डेंसिटी या फिर टर्न पर यूनिट लेंथ पूरी बात ही बोल सकते हैं। तो इसकी जगह पे एन स्क्वायर लिख दूँ, तो एल इजिकल टू हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड, एक का फॉर्मूला ये है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। जो अगर ये सवाल आता है कोई इस पे, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न दिए हों तो कैपिटल एन की वैल्यू होती है, और पर यूनिट लेंथ है तो ये, तो दोनों में से किसी का भी हम लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और होगी, अगर जो सोलोनॉइड है उसके अंदर एयर है तब तो ये लगेगा एयर वाला। लेकिन अगर उस सोलोनॉइड के अंदर कोई मटेरियल रख दिया तो उसकी परमेबिलिटी अलग होगी ना। तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ़ देयर इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलोनॉइड। तो इफ़ देयर इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड दी सोलोनॉइड, जैसे हम सॉफ्ट आयरन को डाल के रखते हैं सोलोनॉइड के अंदर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या है, वो जब सोलोनॉइड में करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड चलेगी म्यू नॉट एन आई, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब सॉफ्ट आयरन रखा होगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और वो उसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटाइज जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो होगा क्या कि जो सोलोनॉइड है, अगर मैं उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रखूँ तो सोलोनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इनसाइड, और वो जो सॉफ्ट आयरन है वो भी मैग्नेटाइज होकर उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया है सोलोनॉइड के, तो ये जो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो म्यू नॉट है इसमें ये तो फ्री स्पेस के लिए, लेकिन अगर कोई मटेरियल होगा तो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी दी होगी, तो एल इजिकल टू बन जाएगा म्यू, पहले वाला फॉर्म म्यू नॉट की जगह म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल, और दूसरे वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, एल इजिकल टू म्यू, और ये क्या है, ये है स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। तो ये जो था, जो डेरिवेशन है, देखो इतनी सारी चीज़ें समझी तब जाके उसको थोड़ा हम अच्छे से समझ पाएंगे।